हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं पॉडकास्ट शो ग्राउंड टॉकीज में फरीदाबाद के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, हु इज़ अ वेल नोन सीनियर कंसल्टेंट एंड इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट वेल नोन इन फरीदाबाद। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा, इवन नॉट इन फरीदाबाद, ऑल ओवर वर्ल्ड हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, जिसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अवेयरनेस के लिए हम एक पॉडकास्ट लेके आए हैं और बात करते हैं डॉक्टर अमित मदान के साथ। वेलकम ऑन द शो डॉक्टर अमित मदान। थैंक यू। सर, तो हमारे दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस रहते हैं कि हार्ट के रिलेटेड कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए, तो हार्ट अटैक एग्जैक्टली होता क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, हमारे बॉडी में ना कोई भी ऑर्गन होता है, उसको सप्लाई करने के लिए आर्टरीज रहती हैं जिनसे ब्लड फ्लो आगे जाता है। तो जैसे ही दिल में भी आर्टरीज होती है, उसको कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, कॉरोनरी आर्टरीज। तो एग्जैक्टली कॉरोनरी आर्टरीज में जब ब्लॉकेज हो जाए, जब ब्लड फ्लो आगे ना जाए दिल की मांसपेशी को, हार्ट की मसल को, ब्लॉकेज आता है प्लेटलेट से, क्लॉट से। जब भी ब्लॉकेज हो जाए और हार्ट की मांसपेशी को ब्लड फ्लो ना पहुंचे और हार्ट मसल डेड होने की कगार पे हो या डेड हो जाए, इस फेमस सिनारियो को कुल मिला के हार्ट अटैक बोला जाता है। और इसी की प्रेजेंटेशन होती है जिसमें पेशेंट को अचानक से छाती में दर्द, सांस फूलना, छाती में दर्द ऊपर तक जा रहा है, घुटन महसूस हो रही है, प्रेशर फील हो रही है, जो कि अचानक से हुई है सब चीज़ें। ठीक है। और बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम कहाँ है कि कॉर्नरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज हुए, उस वजह से ब्लड फ्लो आगे रुक जाता है। जी। तो आजकल के दौर में जैसे हम देख रहे हैं, काफ़ी वीडियोस भी आती हैं सोशल मीडिया पे, लाइक जो यंगस्टर्स होते हैं खास करके जिम में हैं और ट्रेडमिल करते करते हार्ट अटैक हो गया, या फिर डीजे पे डांस करते करते हार्ट अटैक हो गया, तो इसका मेजर रीज़न क्या है? देखिए, अगर इस बात को हम बहुत गहराई से सोचे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आज की यंग एज में, जो लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओके, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं, देन हमारा जो लाइफस्टाइल है पिछले 30-40 साल में अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ग्रॉसली शिफ्ट हुआ है, बहुत ग्रॉस इसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है। पहले के 30-40 ईयर्स पहले ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड चीज़ें थी। ठीक है। आज का वर्ल्ड है जो वो मशीनरी युग है, इसमें हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, पर एक्चुअल में हमारा वर्कआउट जिसको बोलते हैं वो एक्चुअली नहीं हो पा रहा। ठीक है। देन स्मोकिंग एज ए लाइफस्टाइल। ठीक है। देन मोर ऑफ फैट इन द डाइट, मोर ऑफ फैट इन द डाइट, लेस ऑफ एक्सरसाइज, एंड बहुत कम जो हम इवेल्युएशन कराते हैं, बहुत कम लोग हैं जो टाइमली इवेल्युएट कराते हैं अपने आप को, हार्ट के एंगल से उनकी हेल्थ कैसे चल रही है। ठीक है। एंड देन ऐसा नहीं है कि सडन कार्डियक डेथ्स पहले नहीं होती थी, आज से 20-30 साल पहले, 40 साल भी होती थी, पहले भी होती थी। बट आज की डेट में जो मीडिया टेंशन है, सोशल मीडिया कह लीजिए, हर चीज़ का एडवांटेज भी है, हर चीज़ का नुकसान भी है। ठीक है। पहले भी ऐसा होता था, आज की डेट में भी ऐसा हो रहा है, बट वो अटेंशन में ज़्यादा आ रहा है कि हम देखते हैं कि अचानक से कोई पेशेंट, कोई पर्सन ट्रेडमिल कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था, डांस फ्लोर्स पे, अचानक से ये चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं जी। बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ मीडिया, यूट्यूब। ठीक है। इस वजह से अवेयरनेस भी आ रही है, बट एक थोड़ा सा कई बार कुछ रॉन्ग मैसेज भी चला जाता है कि कहीं एक्सरसाइज करने से ऐसा हो रहा है, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। कहते हैं 1000 में से एक इंसान का जो कार्डियक है, हार्ट की जो मांसपेशी है, आर्टरीज है या जो नर्व्स है, वो इस तरह से बनी है कि उनमें सडन कार्डियक डेथ होने का चांसेस बहुत हाई रहता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जी। तो चीज़ें पहले भी होती थी, अब भी होती है। तो एक्सरसाइज को कभी आप गलत और नहीं कह सकते कि एक्सरसाइज की वजह से हो रही है। ठीक है। बाकी बात बची जो यंग एज में हार्ट अटैक्स की, दैट इज एंटायरली बिकॉज ऑफ द चेंज्ड लाइफस्टाइल एंड द मेजर शिफ्ट इन द वर्क प्रोफाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसको बोलते हैं, या कह लीजिए लैक ऑफ एक्सरसाइज। ओके। तो डॉक्टर साहब, आजकल लाइक जैसे ऑयली लोग काफ़ी खा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा ऑयल है जो आप रिकमेंड करें एज अ डॉक्टर, या फिर आप भी पर्सनल लाइफ में अपने यूज़ करते हो और वो आप सजेस्ट करें कि हमें घर में यूज़ करना चाहिए? हमें ऑयली फूड्स डेफिनेटली अवॉइड करने हैं, जैसे बटर, सैचुरेटेड फैट्स जिनको बोलते हैं, घी, मक्खन। ओके। सबसे ज़्यादा ऑयल जो बेटर रहता है इस कंटेक्स्ट में वो ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल में कहा गया प्योर ऑलिव ऑयल हो तो बहुत कम चांसेस रहते हैं उसकी वजह से जो जो डाइट का कंट्रीब्यूशन है इन द ब्लॉकेज। ठीक है। ताकि वो कम हो जाए ऑलिव ऑयल यूजेज। तो ऑलिव ऑयल से ये भी देखा गया कि लोग तो पूड़ियाँ भी तल रहे हैं ऑलिव ऑयल में। नहीं, ऐसा नहीं, उसका यूज़ हमें देखना है कि सिर्फ ऑयल की, कुकिंग ऑयल की बात नहीं है, खाने के में जो बाकी जो कंपोनेंट्स है वो सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है ना। हमने सिर्फ कुकिंग ऑयल चेंज किया इन फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल, ऐसा नहीं कि बाकी सब कंपोनेंट्स को नज़रअंदाज कर देंगे, उन पे भी ध्यान देना जरूरी है।
यहाँ सिर्फ बात हो रही है कि कौन सा कुकिंग मीडियम में कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे, तो ऑलिव ऑयल इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट, ऑल्दो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है ये। बट क्या हम उसको मतलब उसमें फ्राइज भी कर चीज़ें फ्राई भी कर सकते हैं? नहीं, वही मैंने कहा ना कि जैसे जो खाने के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कि लो फैट, लो कैलोरी डाइट, फाइबर रिच डाइट, तो इन सब चीज़ की एक अलग इम्पोर्टेंस है। ऑयल का तो सिर्फ कुकिंग ऑयल के कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ, पर आप आगे क्या खा रहे हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। जिसको बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट आपकी डाइट में कम होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि अगर किसी को क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम जेनेटिकली भी होती है? जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। इसीलिए हम जब भी किसी पेशेंट से हार्ट अटैक के बारे में पूछते हैं, या किसी को हार्ट अटैक हो रखा हो, या कोई पेशेंट हमसे आए जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के लिए आते हैं या जानना चाहते हैं कि इनका रिस्क फैक्टर प्रोफाइल कितना है हार्ट अटैक के एंगल से, तो जेनेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। इनफैक्ट पहले 3 रिस्क फैक्टर्स में हम काउंट करते हैं जेनेटिक्स को। तो जेनेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट आता है ब्लड रिलेशनशिप में, मतलब पेरेंट्स, बड़े भाई, बड़े बहन, इवन छोटे भाई, छोटे बहन, या जिसको बोलते हैं मैटरनल पैटर्नल अंकल, चाचा, मामा, ताया, मासी, इन सब की डिटेल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को यंग एज में क्या हार्ट अटैक पड़ा, किसी को यंग एज में कुछ स्टेंटिंग हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहती है हिस्ट्री टेकिंग में। जब भी कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आए या कोई यंग पेशेंट अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा रहा हो, जिसमें वो अपना रिस्क फैक्टर्स जानना चाह रहा हो कि उसको ब्लॉकेज होने का अभी या फ्यूचर में कितना रिस्क है, तो जेनेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका कोई टेस्ट होता है कि फ्यूचर में कितने चांसेस हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में हमें क्या क्या करना चाहिए? डेफिनेटली साल में रिकमेंडेशन है कि सब ब्लड टेस्ट होनी चाहिए, जिसमें रूटीन ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, शुगर्स, फास्टिंग ब्लड शुगर, ये तो आपके रूटीन टेस्ट हो गए। देन कुछ एक ब्लड टेस्ट हैं जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, माने जो ब्लॉकेज वाला डिजीज है, CAD, उसको लेकर स्पेशली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उनमें आ जाते हैं CRP, लाइपोप्रोटीन A, होमोसिस्टीन, इस तरह के कुछ टेस्ट है जो इन पर्टिकुलर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का रिस्क फैक्टर आपका बता सकते हैं कितना है। साल में कम से कम एक बार करना चाहिए। ये हुई ब्लड टेस्ट की बात। देन और कौन से टेस्ट हैं? ट्रेडमिल टेस्ट एंड 2D इको, सिंपली सेइंग TMT एंड 2D इको, ये जिसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोल देते हैं। जी। कहते हैं कि जब से कोविड सिनेरियो बीता, खासतौर पे यंग एज में हम हार्ट अटैक देख रहे हैं, तो 25-30 साल की एज के बाद साल में एक बार, माने एनुअली स्ट्रेस टेस्ट हर पेशेंट को कराना चाहिए। ओके, करना चाहिए। ठीक है। तो सर एसिडिटी और हार्ट हार्ट अटैक से रिलेटेड जो डिफरेंस होता है, जो पेन में डिफरेंस होता है, वो कुछ डिफरेंस रहता है या सेम सा होता है? क्योंकि कई बार कोई बोलता है एसिडिटी हो रही है बट पता लगता है कि उसको हार्ट अटैक था। एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज हम जब भी पेशेंट को एनकाउंटर करते हैं, हर 80% पेशेंट की हिस्ट्री ये होती है कि डॉक्टर साहब गैस से स्टार्ट हुआ था, जैसे स्टार्ट हुआ था, तो वो आगे नहीं बता पाते। ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हार्ट का पेन देखिए होगा यहाँ छाती के सेंटर में, जॉ तक जाएगा, नीचे नाभि तक जा सकता है, लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट में होगा, लेफ्ट साइड ऑफ आर्म में जाता है, काफ़ी सीवियर पेन होता है, जिसको बोलते हैं चोकिंग सेंसेशन। हम लोग समझाने के लिए बोलते हैं जैसे कोई हाथी ने पैर रख लिया छाती पे, ठीक है, या कोई अंदर से कोई बहुत ज़्यादा दबा रहा हो, इस तरह का पेन होता है। और बिना मेडिकल अटेंशन के, बिना दवाई के, बिना हॉस्पिटलाइजेशन के यूजुअली ये पेन ठीक नहीं होते। यूजुअली ये पेन कंटिन्यूअस ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स, मिनट्स चलता रहता है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो गैस्ट्रिक पेन होगा होता वो भी सेंटर में है, वो लेफ्ट साइड में या लेफ्ट साइड ऑफ आर्म में नहीं जाएगा, जॉज में नहीं जाएगा, नाभि तक नहीं जाएगा। इन सबको बोलते हैं नॉन रेडिएटिंग पेन। कार्डिक पेन इज रेडिएटिंग। रेडिएटिंग का सिंपल हिंदी लैंग्वेज में मतलब है कहीं और जाना, यहाँ से स्टार्ट होके क्या कहीं और जा रहे हैं। तो कार्डिक पेन्स यूजुअली रेडिएट करते हैं, रेफर होते हैं, आई मीन यहाँ बाहर को। गैस्ट्रिक पेन्स या गैस वाला पेन यूजुअली रेफर नहीं होते, सेंटर ऑफ चेस्ट में होंगे, बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे बाहर को खट्टे डकार आना, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूँगा, जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट, उनमें कई बार कंफ्यूजिंग साइंस और सिम्टम्स रहते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट में कई बार छाती में दर्द ना होके, जो हार्ट अटैक ये फेमस है, छाती में दर्द ना होना, उनको कुछ अलग तरह के सिम्टम आते हैं, जैसे सांस फूल गया या जो एसिड टाइप पेन हो गया। तो इसमें जो साथ वाले फीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्या वही डिस्कम्फर्ट बाजू तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, कंटिन्यूस है कि नहीं है। और गैस्ट्रिक वाले में आपका बर्पिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन, खट्टे डकार आने, इस तरह की चीज़ें ओके। इंपॉर्टेंट है।
और सर जैसे आप हार्ट ब्लॉकेजेस के बारे में कई बार केसेस आपके यहाँ बहुत आते हैं, तो ऐसा होता है कि अभी किसी को 70-80% हार्ट ब्लॉकेज है और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसी डाइट लेने से वो कम हो जाए? सी एक फेमस कट ऑफ रखा गया एंजियोग्राफी में जो 70% का रहता है, 70%। यूजुअली 70% के ऊपर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि मैकेनिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैकेनिकल ट्रीटमेंट में एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग या अगर तीनों नसों में ब्लॉकेज है, मेन नस में ब्लॉकेज है, देन ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी रिकमेंड करते हैं। 70% से अगर नीचे ब्लॉकेज हो तो यूजुअली दवाई पे रखते हैं। दवाई ठीक है, ये उसका मैनेजमेंट रहता है। हाँ, अगर अगर पेशेंट का ब्लॉकेज हो 65 70 60 टू 70 के बीच में, तो इसको भी कॉल इट इंटरमीडिएट स्नोसिस। इंटरमीडिएट माने कुछ बीच का ब्लॉकेज है। ये वो क्रिटिकल लेवल है जहाँ पे अभी कुछ हद तक संभव है दवाई से, एक्सरसाइज से, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस। खास तौर पे अगर ये सब चीज़ें लैकिंग है, माने बहुत पुअर लाइफस्टाइल है, बहुत पुअर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, दवाई अभी कभी खाई नहीं है, तो हम यूजुअली ट्रायल देते हैं पेशेंट को कि मेडिसिन पे रख के 2-3-4 महीना 6 महीने देख सकते हैं। अगर पेशेंट के सिम्टम नहीं है या दोबारा एंजियोग्राफी करके देखा जा सकता है कि अगर ब्लॉकेज 70 से नीचे ही है, सो देन वी कैन अवॉइड स्टेंटिंग, अवॉइड कर सकते हैं उसको। और किस टाइप की एक्सरसाइज, रनिंग और वॉकिंग इज सफिशिएंट? हमारे कार्डिक में कहते हैं कि जो एक्सरसाइज में उतना एक्सरसाइज करिए जिससे आपको सांस ना फूले या छाती में दर्द ना हो। अब ये कहना बहुत आसान है लेकिन इसको एग्जैक्टली समझना बहुत टफ है। कोई इंसान जिसका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी रहा है शुरू से, उसको थोड़ा सा वॉक करने में भी दर्द होगा या सांस फूलेगा या मुश्किल लगेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी कोई एथलीट है तो वो बहुत तेज चलने पे भी उसको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसको भी कॉल इट सिम्टम लिमिटेड एक्सरसाइज। तो ये हर पेशेंट के लिए, हर मरीज के लिए, हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट रहेगा। तो हर पेशेंट को उतना एक्सरसाइज करना है जितने पे उसको डिस्कम्फर्ट ना फील हो। तो नेचुरली जैसे जैसे बॉडी को आप एक्सरसाइज कराएंगे तो कुछ कुछ दिनों में, 4 दिनों में, 7 दिनों में, 10 दिनों में पेशेंट का जो स्टेमिना है ये बढ़ता है। ये हर इंसान के साथ है। जी। इसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एकोमोडेशन हो जाती है पेशेंट विद द एक्सरसाइज। ओके। और सर जैसे किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो सडनली हम क्या कर सकते हैं उसको रोकने के लिए? सी ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल और बहुत टफ क्वेश्चन है टू आंसर, एंड द मोर टफर इज एक्चुअली घर पे हैंडल करना। एक्चुअली नॉट दैट इजी कि घर पे आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप हर घर में मालूम होना चाहिए कि सबसे नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है जहाँ पे कुछ आप मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। जिस घर में यूजुअली कार्डिक पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है कि भाई कुछ छाती में दर्द हुआ तो ये वैसा ही सिमिलर पेन है जैसे पहले हुआ था। तो सॉर्बिटेड नाम की एक फेमस गोली है जिसको जुबान के नीचे रख सकते हैं जिससे एंजाइना कंट्रोल हो सके। बट यहाँ भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन या बॉटम लाइन या चेक पॉइंट है, आप हर इंसान को बिना जांचे सॉर्बिटेड नहीं दे सकती। बिकॉज अगर पेशेंट का बीपी लो है तो सॉर्बिटेड बीपी लो भी कर सकती है। ओके, तो बीपी 90 या 100 से कहते हैं ऊपर होना चाहिए, तभी आप सॉर्बिटेड नाम की गोली दे सकते हो। इसको बोलते हैं, और इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी इनएडवर्टेंटली, मतलब जनरलाइज लोगों में ये एक मैसेज नहीं दे सकते कि जिसको भी लगे कि हार्ट अटैक है तो वो दवाई दे दो। एक्चुअली अब तक ऐसी गाइडलाइंस बन नहीं पाई। उसका रीज़न यही है, घर पर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। इवन आप देखते हैं पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कई बार 6, 12, 18 घंटे तक लग जाते हैं डॉक्टर्स को भी असर्टेन करने में कि ये पेन कार्डिक है या नॉन कार्डिक है। बिकॉज बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, ईसीजी, कार्डिक एंजाइम, ब्लड टेस्ट, 2D को। कई बार इतना लंबा प्रोटोकॉल होता है तब जाके क्लियर हो पाता है कि हार्ट अटैक है या नहीं है। ऑल साइड एंड डन कहना मैं ये चाह रहा हूँ, कोई एक सिंगल दवा, कोई एक सिंगल प्रिकॉशन एक्चुअली शायद ऐसा नहीं है जिसमें आप घर पे चीज़ों को बहुत इजीली या बहुत स्मूथली मैनेज कर पाए। तो बॉटम लाइन इज you should contact as early as possible a medico, preferably a cardiologist, and preferably an ambulance जो आपको कार्डिक सेंटर पे या नियर बाय हॉस्पिटल पे ले जा पाए। ओके। और ये भी कहा जाता है कि जिसका खून थोड़ा सा पतला है तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। हाँ, ये ऐसी जो पतला गाढ़े वाली बात होती है ना, यूजुअली थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में है। इसका अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में मतलब समझे तो क्या है कि लिपिड प्रोफाइल, जिसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल हाई है, उनको हम बोल देते हैं कि खून उनका गाढ़ा है। वो भी पेशेंट को सिंपल लैंग्वेज में बात करने के लिए, ताकि उनको समझ में आए। ठीक है, इसका भी अगर हम देखें तो ब्लड से नहीं पता चलता। अगर हम कहें कि हमें सामने देख के पता लग जाता है किसका खून गाढ़ा है या पतला है, ऐसा नहीं है। तो वो लिपिड प्रोफाइल नाम का जो टेस्ट होता है वो उसी से मालूम चलता है कि वो एग्जैक्टली
कितना उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल चल रहा है और जो आने वाले सालों में दिल की आर्टरीज में कॉर्नरीज में जाके जमा हो जाए और वो फिर फ्यूचर में हार्ट अटैक कर पाए। तो अगर जैसे सपोज कीजिए किसी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो वही जो आप चीज़ें बता रहे हैं डाइटरी चेंजेस, हाँ। तो कोई एक ऐसी डाइट जो डेली लाइफ में है, जैसे कई लोग बोलते हैं अदरक ज़्यादा लो तो बेस्ट रहता है या ऐसा कुछ? अगेन इसमें ये आ जाता है कि ना कोई राधे सिंह की एक सिंगल डाइटरी प्रोपोर्शन हो जो जो बेटर कर रहा हो, उससे अच्छा ये है कि कहते हैं ना जो भाई अगेन अब हमें पुराने टाइम में देखना चाहिए जो 35-30-40 साल पहले डाइट्स थी एटलीस्ट इंडिया में, लो फैट, लो कैलोरी, फाइबर ज़्यादा था उसमें खाने में, ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट। ये तो हो गया जो जो जनरलाइज है। अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ वेजिटेबल्स, स्मोकिंग अ बिग नो, टबैको अ बिग नो, ठीक है। अभी हम सिटी में यहाँ स्मोकिंग का ज़्यादा चलन होता है, गाँव में हम देखते हैं हुक्का तंबाकू बहुत शौक से पिया जाता है। आधे लोगों को मालूम नहीं है, आधे लोगों को मालूम होगा, अनअवेयर कर देंगे इस फैक्ट को, तो उन चीज़ से रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो हम कहते हैं रोटी के ऊपर घी ना लगाएं, सब्जी के ऊपर एक्स्ट्रा घी डालने की कोई कोई ज़रूरत नहीं है। सैलड ज़्यादा खा सकते हैं सब्जी के साथ, रोटी के साथ, ठीक है। तो प्रोटीन ज़्यादा और देन प्रिपरेशन खाने की, ठीक है, कैसी है। देन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड जो उनका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज स्लोली सोसाइटी में बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन है, तो इसमें कोई कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें चॉइस इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्स है, एग्स में हम कहते हैं जो जो येलो पार्ट है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, जी। वाइट पार्ट इज मोर ऑफ प्रोटीन लेस ऑफ फैट, तो आप वो ले सकते हैं दिन में 2 या 3 अंडे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चिकन की प्रिपरेशन, फिश की प्रिपरेशन ऑयली नहीं होनी चाहिए, तेल की प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए। Chicken and fish is otherwise full of protein. Red meat, hard meat is more of fat, less of proteins. So better we can avoid or take it in a very less quantity. Maybe 2 से 3 हफ्ते में एक बार सर्विंग, ठीक है, ये रहेगा उसमें। देन हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें क्या रहता है कि वॉलनट है, ओके, दैट इज वन ड्राई फ्रूट दैट इज नियरली लैक्स कोलेस्ट्रॉल। बट जो अदरवाइज ड्राई फ्रूट्स हैं, रेजिन्स हैं, दाखिस को बोल देते हैं, काजू है, कैश्यूज, दे आर फुल ऑफ पिस्ता, दे आर फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बादाम आप ले सकते हैं दिन में 3-4 पीस और मोर वॉलनट्स। ओके। और एक हर्ब है जो काफ़ी फेमस है, सी बकथोर्न करके, आपने भी काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी, तो उसके वो बोलते हैं कि हार्ट के लिए और स्किन के लिए बेटर रहता है, मेजरली हार्ट के लिए। तो आपका कुछ उस पर रिकमेंडेशन है? सी हर स्टडीज आती रहती हैं कुछ, जैसे इंडिया में कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ बिना स्टडीज़ के कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो ऊपर चीज़ें कर देते हैं जिनका हम विदाउट एनी गुड स्टडीज़, जैसे कहते कि हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ नया आ जाता है कि, बट हम यूजुअली कहते हैं कि आप बेसिक लाइफस्टाइल को स्टिक करिए रादर देन कि यानी पर्टिकुलर हम सोचे किसी एक हर्ब या किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ डाइट से नहीं बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। एक्चुअली शायद ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं। ओके। और सीपीआर के बारे में सर आप क्या कहें? हाँ, सीपीआर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सी सीपीआर के बारे में ये कहूँगा कि फॉरेन वर्ल्ड में इसका जो जो नॉलेज है, जो पेनिट्रेशन इनटू द लोकल पब्लिक है, काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड टू द ट्यून ऑफ 80 to 90%। सीपीआर में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है बीएलएस, एक होती है एसीएलएस। बीएलएस का फुल फॉर्म है बेसिक लाइफ सपोर्ट, ACLS is advanced cardiac life support. So BLS is meant for common people, non-medicals and paramedic staff. And ACLS is meant for medical people, doctors and nursing staff, ACLS. तो CPR का जो application है into the normal population is very important. CPR को जानना के लिए मुझे लगता है हमें शायद एक और सेशन शायद करना पड़े इसी फॉर्म में, बिकॉज इट्स 30 to 45 मिनट्स लर्निंग के एग्जैक्टली सीपीआर कैसे की जाती है। छाती को कंप्रेस करना है जिसको कार्डियक मसाज बोलते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करना है इसकी, लेकिन एप्लीकेशन जो इनटू द कॉमन वर्ल्ड है, कॉमन पीपल है, वो बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही कहूँगा जहाँ जहाँ देखा गया लोगों को टाइम पे सीपीआर मिला है वहाँ हमें एविडेंस मिली है पेशेंट की जान बची है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि 10, 12, 15, 20 मिनट का इफेक्टिव सीपीआर पेशेंट को मिल गया तो उससे हमने पेशेंट को खड़े होते देखा, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया सडन और उसको टाइमली सीपीआर मिल गया, तो हमने बहुत सारे एन नंबर ऑफ एग्जांपल देखे जिसमें पेशेंट बचे हैं। काफ़ी एप्लीकेशन है इसकी सीपीआर की। इनफैक्ट कोइंसिडेंटली लास्ट वीक वी रिसीव्ड अ पेशेंट जिनका रेलवे स्टेशन से उनकी वाइफ थी, उनने उनके बच्चे ने टाइमली सीपीआर किया। ही वाज जस्ट अ 40 years old गाय। इमेजिन इफ वाज अलोन, कोई रिलेटिव साथ में ना होता तो बहुत मुश्किल है शायद कोई उनका सीपीआर
करता एंड उसका 2 दिन के बाद रिजल्ट था कि पेशेंट सही सलामत हो गई, यहाँ से करनाल वापस गया। ओके रिपेयर वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मुझे और पूछना था। आजकल जैसे स्मार्ट वॉचेस का काफ़ी ज़्यादा चलन है और उसमें भी हम हार्ट रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से कुछ एडवांस हैं जिसमें आपको प्रॉपर हार्ट का सेंसेशन आ जाता है, हमारी जो स्मार्ट एप्पल वॉचेस हैं। तो क्या ये सेम ईसीजी हमारे हॉस्पिटल्स में भी होता है, और ये ईसीजी से क्या पता लग जाता है कि इस पर्सन को हार्ट अटैक हुआ है या नहीं? सी अ वेरी गुड क्वेश्चन इन द एडवांस मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ स्मार्ट वॉचेस एंड स्मार्ट थिंग्स। ठीक है, इसमें क्या रहता है, देखिए हार्ट में जो भी एक तो ब्लॉकेज है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक बोलते हैं, देन हार्ट में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जिसको बोलते हैं रिदम डिसऑर्डर्स। रिदम माने हार्ट रेट बहुत ज़्यादा लो हो जाए या हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो जो स्मार्ट वॉच है इसका जो मेन एप्लीकेशन है इज इन द रिदम डिसऑर्डर्स, जिसमें ये बता पाती है हमें कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं हो गई, ताकि हमें कुछ हॉस्पिटलाइजेशन या इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत तो नहीं है। हार्ट अटैक को डायग्नोस करना इतना आसान नहीं है, उसका रीज़न बीइंग जो हॉस्पिटल में हमारी ईसीजी होती है वो होती है 12 लीड ईसीजी, मतलब उसमें 12 लीड्स लगी होती है। बट जो अभी तक स्मार्ट वॉच में ईसीजी है ये 3 लीड या 6 लीड की ईसीजी होती है, जिसमें रिदम को आइडेंटिफाई करना तो आसान है कि कम है या ज़्यादा है, बट नॉट सिंपल गोज फॉर द हार्ट अटैक। ओके बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग। Yeah. कुछ हेल्प मिल सकती है तुरंत, पर्टिकुलरली अगर वो इजीली तुरंत कोई मेडिको या प्रेफरेबली कोई कार्डियोलॉजिस्ट या हॉस्पिटल सेटअप में कोई उसको पढ़ ले कि एग्जैक्टली क्या है। तो उसे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ इसको कुछ हार्ट से आइडेंटिफाई से ज़्यादा कहूँगा कुछ हेल्प मिल सकती है, इनिशियल हेल्प मिल सकती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या रहती है सर? 60 to 100। 60 to 100। बुकिश हार्ट रेट होती है 72 पर मिनट, बट 60 तक हम नॉर्मल मानते हैं, इवन 55 तक हम। उसके नीचे वी कॉल इट लो हार्ट रेट या ब्रेडिकार्डिया, और अगर 100 से ऊपर जाए तो वी कॉल इट टैकीकार्डिया। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड सर। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे व्यूअर्स को। काफ़ी नॉलेज मिली आपके एक्सपीरियंस से, एंड आपने अपने करियर में इतनी ज़्यादा एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफीज की हैं, तो आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया इट इज़ वेरी मच वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक्स।